हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी जीरोथ्लेमिया। अगर गोल्डन राइस की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भरा रहता है। तो इस गोल्डन राइस को खाने से विटामिन ए की वजह से यानी कमी से जो भी बीमारी हमारे शरीर में होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, अंधता या जीरोथ्लेमिया, तो इसी की बचाव में गोल्डन राइस हमारा मदद करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर डी नंबर करेक्ट दिया गया है, यानी ओजोन परत का संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 ईस्वी में एक इंटरनेशनल संधि हस्ताक्षरित की गई थी, जिसके जरिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया गया था ताकि ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि टाइफाइड यानी जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, वो कैसे फैलता है? तो ये पानी एवं खाद्य पदार्थों से फैलता है, यानी अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी यानी जल पी लेता है या फिर दूषित खाद्य पदार्थ खाता है तो उसको यह टाइफाइड नामक मियादी बुखार आ जाता है। और यह एक बैक्टीरियस डिजीज है जो स्लैमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी यानी ए और बी, रोहू और कतला जो है ना वो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं, जबकि इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली ये दोनों जो हैं वे खारे जल की मछलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून वहाँ स्थित है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट, ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में कामेट स्थित है। जबकि अगर अन्नपूर्णा की बात करें तो ये नेपाल में है। मकालू तिब्बत की सीमा पर है तथा नामचा पर्वत जो पर्वत चोटी है वो तिब्बती हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट 7th नंबर, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। तो ये हुआ था सन 1994 ईस्वी में। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर डिस्क्रिप्शन को अगर पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधन कारखाना स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा सन 1962 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट 9th नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो देखिए गुलबदन बेगम जो थी ना वो अकबर की बहन थी और बाबर की बेटी थी। तो अकबर ने जब कहा तो उसने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। तो चलिए 10th नंबर है कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब? तो सन 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह। ठीक है ना, जब अकबर का मतलब ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया अकबर ने 1567 ईस्वी में, तो वहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1568 ईस्वी में कब्जा कर दिया तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जब वह कालिंजर के किले पर चढ़ाई करने के लिए गया था तो उसी दौरान बारूद विस्फोट से सन 1545 ईस्वी में उसकी मौत हो गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर यानी ऑथर सोमदेव हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर यानी लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी जो बने वो 24वें बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन बी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो चलिए 17th की तरफ बढ़ रहे हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने सन 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस केस में एनी बेसेंट सही होगा, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बट यहाँ पर भारतीय है तो उसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्सा की वजह से जो उनको सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी वापस लौटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ऑप्शन ए यानी 6 प्रांतों में। देखिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनावों में कुल 11 में से 5 प्रांत, जिसमें से मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। जबकि बम्बई की बात की जाए तो वहां पर लगभग बहुमत मिला था, पूर्ण तो नहीं बट अप्रॉक्स में मिला था। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रांत हो गए, चूंकि 5 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान तथा आगा खान ने की थी। नेक्स्ट 21, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। देखिए अगर बात किया जाए ना कि प्रार्थना समाज के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो उनका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से सन 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में उसके सदस्य बने थे प्रार्थना समाज के। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपका आत्माराम पांडुरंग दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए इस अकॉर्डिंग उसका करेक्ट आंसर महादेव गोविंद रनाडे ही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो देखिए गांधी जी ने नमक आंदोलन को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया था और वे 12 मार्च 1930 से पैदल यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून की अवहेलना की तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो चलिए 23 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति वहां निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है ना, IMF 190 सदस्य देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स है कि वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसे। स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए तो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL। भारत में कुल 10 महारत्न हैं, कौन कौन से वो आप देख सकते हैं। BHEL, BPCL, CIL, HPCL, IOC, NTPC लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL और SAIL सेल। ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है? तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। जबकि सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। नेक्स्ट सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। और थर्ड है कि सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं। तो चलिए 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो यहाँ पर देखिए ये विवादास्पद का घेरा में चला गया है क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि 2 आंसर बताया जा रहा है, डी और बी दोनों।
चलिए पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे ना वो वास्तविक में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में सन 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई तथा पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 के दौरान चला, ठीक है ना, और उसी का ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देशों पर के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। हालांकि उनके विद्वान पीसी महानोविलास को भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोविलास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यानी जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना हुआ आरबीआई का काम नहीं है, जबकि विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना तथा नकद आरक्षण का संरक्षण, ये सब आरबीआई का काम है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना, और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो चलिए 31 की तरफ बढ़ रहे हैं कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, जिसे येलो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट 32, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो अगर 2011 की जनगणना की बात करें ना तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। चूंकि देख सकते हैं आप कि केरल में प्रति 1000 जीवित जन पर 1 वर्ष से आयु के मृत शिशुओं की जो संख्या है ना वो काफ़ी कम है। तो चलिए 33 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्र है जेनेवा वहाँ है। 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्राइंगल बताना है कि कुल कितने ट्राइंगल है। वैसे तो आंसर 28 दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे 28 हुआ। तो देखिएगा आप ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने 12 ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। 13 14 15 16 17, इधर वाला 18, ये 18 हो गया। अब एक एक करके सिंगल की बात करें तो ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, यानी पूरा मिलाकर 28 हो गया। मैं बतला नहीं पा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा गिचपिच हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर 28 होगा। आप लोग इसे गौर फरमाइएगा तो इसका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो देखिए जब 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया ना, तो मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया, तो भाग 4 के काम ऐड किया गया, और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 51 के ए में है। उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट फिर से जब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ तो उसमें 10 से बढ़ाकर 11वां मौलिक कर्तव्य कर दिया गया, और वर्तमान में भी 11 मौलिक कर्तव्य ही हमारे संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका था। तो ये हेगेल का कथन था। नेक्स्ट संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि प्रस्तुत किया था, बट उसे संविधान सभा ने पारित किया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य की घोषणा की गई थी सन 1929 ईस्वी में, और ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी मुंबई के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, तो उस समय की अगर बात की जाए ना तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, बट वो काफ़ी बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद भी है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है, बट इस बुक के अकॉर्डिंग यानी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मतलब कि BPSSC आयोग ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना है, यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो चलिए 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, मेरा टंग थोड़ा सा स्लिप हो गया है, जिसकी वजह से मैं जल्दी में बोल दी कि मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित था ये कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन, यहाँ पर पहली बैठक की गई थी संविधान सभा की। तो चलिए 40 की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट, यानी 1909 ईस्वी में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, ठीक है ना। तो इसी के तहत हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यानी प्रणाली का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो वंशानुक्रम, जन्म,
अधिगृहित संपत्ति और देशीयकरण। तो देखिए भारत में अगर जो व्यक्ति जन्म लेता है, वंशानुक्रम यानी जिसका वंश, जिसका दादा परदादा यहाँ पर रह रहे हैं, देशीयकरण की बात की जाए तो इस आधार पर भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। बट ऑप्शन सी यानी अधिगृहित संपत्ति के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो देखिए जब लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देता है तो वो उपाध्यक्ष को दे देता है, और जब उपाध्यक्ष जब त्याग पत्र देगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो देखिए जिस समय ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उस समय भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, और वे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर। बट प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर हट चुका है। जम्मू कश्मीर में अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं रही, अब सिर्फ 5 में है, और वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पंजाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस टाइम थी इसलिए ऑप्शन में दिया गया, बट अब अभी नहीं है, ये चीज़ आप गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29। अब देखिए इसमें है क्या। तो 15 में है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19 है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, तथा आर्टिकल 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट 45 सत्य कथन चुनिए। देखिए 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, राज्यसभा की अगर बात करें ना तो वहाँ पर राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसमें से साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में से जो लोग अग्रणी होते हैं उनको चुनते हैं। बट अगर लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति मात्र 2 एंग्लो इंडियन का चयन करते हैं। तो चलिए 46 है कि सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो रहा है, यानी वित्त आयोग संवैधानिक निकाय तथा वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, बाकी 4 सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 सदस्य हो गए वित्त आयोग के। नेक्स्ट 47 है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु यानी कोरम के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है। तो वर्तमान की अगर बात की जाए ना तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। तो 245 का आप 10% निकालेंगे ना तो वो 24.5 आ जाएगा, तो 25 के करीब है। तो यानी जितना भी आपके सदस्यों की संख्या है उसके 10% व्यक्ति होना अनिवार्य है। उससे कम रहेगा ना तो मतलब कि राज्यसभा मतलब कि स्थगित कर दी जाएगी, यानी उतना गणपूर्ति होना जरूरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन ए यानी एंथैल्पी में चेंजेज है ना, चेंजेज ऑफ एंथैल्पी से किसी भी मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक को कैटलिस्ट बोलते हैं, और सांद्रता, इसकी वजह से मतलब कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट 49 है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो ऑप्शन सी यानी फ्लोरेनीन्स का है। प्रश्नगत विकल्पों में से कार्बन नैनो ट्यूब फ्लोरेंस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ये कार्बन के नैनोमीटर श्रेणी के डायमीटर वाले एकल भित्ति ट्यूब अपरूप होते हैं जो फ्लोरेंस और ग्रेफिन के मध्यवर्ती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता। तो ऑप्शन सी बेल धातु में। देखिए पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में जिंक होते हैं, बट बेल धातु में जिंक नहीं पाया जाता है। बेल धातु की अगर बात की जाए ना तो बेल धातु तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट 51 है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो एस्बेस्टस के कारण होता है। जब मतलब कि जब श्वास लेते हैं तो श्वसन के दौरान जब फेफड़ों में जब जमा हो जाता है एस्बेस्टस फाइबर कि श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण ही क्या होता है, एस्बेस्टस का मतलब की वजह से फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर हो जाता है, जिसे मेसोथेलियोमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन ए यानी अस्थाई। तो चलिए 53 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो मतलब कि सिफारिश की गई उसको रद्द भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति पर। और ऑप्शन बी है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। नेक्स्ट 54 यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ग्रेटर दैन का मतलब प्लस, लेस दैन का मतलब माइनस, प्लस का मतलब डिवाइड हो तो 13 ग्रेटर दैन 8 लेस दैन 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी 18 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 18 नंबर। तो
चलिए 55 है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। 51 में अगर हम 15 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 15 ऐड कर रहे हैं, तो ये 66 आ रहा है। 66 में अगर हम 15 नहीं, 15 से 2 ज़्यादा यानी 17 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर 83 आ जाएगा। ठीक है, 83 में फिर से 2 ज़्यादा है, 17 से 2 ज़्यादा यानी 19 ऐड करेंगे तो 123 आएगा। 123 की अगर बात की जाए, सॉरी 102 आएगा। 102 में अगर 21 ऐड करेंगे तो 127 आएगा। 127 में अगर 23 ऐड करेंगे तो 146 आएगा, और 146 में अगर 25 ऐड करेंगे ना तो 51 आ जाएगा। ठीक है, 146 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आके रुक जाता है, फिर आपको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। 55 का करेक्ट आंसर 83 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, हाँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यानी 83। तो चलिए 56 है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये सब जितना भी रीजनिंग है या फिर मैथ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। यहाँ पर विवादास्पद के घेरे में रख दिया गया है इसको। उसके बावजूद भी अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए 58 की तरफ है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर डायरेक्शन से दिया गया है। अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, वह उसकी दिशा कौन सी है। अब उसकी दिशा, तो आप दिशा निर्धारण कर सकते हैं, बहुत ही इजी रीजनिंग दिया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट 59 है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 60 है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए आपके एग्जाम के पास उतना टाइम नहीं रहेगा आपको सफिशिएंट कि आप मतलब कि इस टाइप का मिरर बनाओगे फिर इधर रखोगे तो फिर आप देखोगे कि कैसे। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है, वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए मतलब कि मिरर इमेज से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो सिंपल सा करना क्या है कि 11:60, जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग 12:0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 11:60 मतलब तो 12 ही ना होता है एग्जैक्टली। तो 11:60 में से जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहे कि मतलब मिरर में इतना बन रहा है या घड़ी में उतना बन रहा है, तो उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 11:40 दिया है, तो 11:40 को हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाता है कि 0:20। अब 0:20 को 12:20 तो कह ही सकते हैं, इतना तो आपके पास नॉलेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12:20, तो आप सोच सकते हैं कितना ईजी सा फॉर्मूला था और कितनी चुटकियों में सॉल्व हुआ। वैसे आप कन्फ्यूज होते रहते, फिगर बनाते, सोचते, अपना दिमाग लगाते, तो आपका टाइम यहीं पर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यानी N2O से NO2 में। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो ग्रीन हाउस गैस की। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा सीधा। अगर ऊर्जा की पिरामिड की बात की जाए ना, तो वो पिरामिड उसकी हमेशा सीधा रहती है, ठीक है ना। तो चलिए 64 है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो विलो। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लोटस यानी कमल है, बस उसका साइंटिफिक नाम है निलंबो न्यूशीफेरा। ठीक है, लोटस को साइंटिफिक नाम दिया गया है साइंस की तरफ से, निलंबो न्यूशीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी ना अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो पोम की अगर बात करें तो ये एक कूट फल है। नेक्स्ट 68 कीटभक्षी पादप का उदाहरण ऑप्शन बी यानी नेपेंथीस। नेक्स्ट 69 निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये बात गलत थी। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, जबकि चाय पर, अफीम पर, चीन, ये सब है ना, और चीन के व्यापार कर कंपनी का एक अधिकार बना रहा था, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 70 क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदय में शामिल होता है। तो अगर रॉकेट प्रणोदय की बात की जाए तो न्यूटन्स का 3rd लॉ शामिल होता है, यानी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है? तो अगर बृहस्पति यानी जुपिटर की बात की जाए ना, तो इसे वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जितने भी मतलब कि अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या धूमकेतु होते हैं ना, तो इनको अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मतलब जो अन्य ग्रह रहते हैं वो इससे टक्कर से बच जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उबलेगा। तो चलिए 74 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो अगर नाइट्रोजन की अगर बात करें ना, कि नाइट्रेट की अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेजेंस रहती है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। दिसंबर 1983 ईस्वी में ग्रो हार्लेम ब्रैटलैंड की अध्यक्षता में गठित वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सतत विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1983 में प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रैटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ये मनाया जाता है। ये हर वर्ष इसका थीम बदलते रहता है। 2020 में जो इसका थीम था ना, वो था जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। तो आप इसे मतलब कि एग्जाम में जाने से पहले इस वर्ष का थीम अब देख कर ही जाइएगा, क्योंकि वही पूछा जाता है करंट अफेयर के दौरान। नेक्स्ट है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये रबर के फसल के लिए उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये 1988 ईस्वी में से इसको आके संशोधित किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि देश के 1/3 भूभाग को वनाच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा जारी किया गया है। नेक्स्ट, NEFA का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट 81 है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये गाय से है, ठीक है ना, ये गाय से है पशुओं, और ये जनरली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रमुख रूप से दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। नेक्स्ट 82 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो मतलब कि इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, महान निकोबार, वहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट। बट अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सब हम लोग प्रीवियस सेट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 83 है कि लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। इसका संचालन टाटा पावर द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1948 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1958 ईस्वी में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। नेक्स्ट है कि नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 86 है कि दक्षिणी भारत के सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमोड़ी, ठीक है। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो वो 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन करें। आप दिमाग लगाइएगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऐसा दिखेगा। तो चलिए 88 है कि दिए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? रीजनिंग है। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट 89 है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई? तो कुल 32। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है 90 की यदि m = 13 और पेन = 35 तो होटल के लिए क्या होगा? देखिए, अगर m की बात करें तो अल्फ़ाबेट में अगर 1 से काउंट करेंगे ABCD तो 1 2 3 4 तो m 13th पोजीशन पर आएगा। और पेन की बात करें तो पेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन जो है ना फ्रेंड, वो P16 पोजीशन पर आ रहा है, E5 पोजीशन पर और N14 पोजीशन पर। तीनों को ऐड कर 35 आ रहा है। तो होटल में सबको ऐड करेंगे कि H O T E और L, ये पांचों किस पोजीशन पर आ रहा है? ऐड करने पर इसका करेक्ट आंसर 60 ज्ञात होगा। नेक्स्ट है कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए यानी 1 होगा। नेक्स्ट है कि किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा? तो ऑप्शन सी यानी जनवरी जुलाई का। अब देखिए, लीप वर्ष में
वैसे महीने का दिया हुआ जिसका कैलेंडर समान रहता है। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये तीनों का एक जैसा रहेगा, फरवरी, अगस्त का एक जैसा, मार्च, नवंबर का एक जैसा तथा सितंबर, दिसंबर का एक जैसा। ये लीप ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 93, पाचन तंत्र का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रवित करता है? तो ये अमाशय स्रवित करता है, ठीक है ना। और ये भोजन को पचाने हेतु प्रतिदिन अप्रॉक्स 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का स्रवण यहाँ पर होता है। 94 यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है, मैथ वीजी है। 95 है कि एक वृत्त की जो अगर डायमीटर की बात की जाए तो 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? सॉरी, परिधि यानी रेडियस है तो डायमीटर बताना है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला का यूज किया गया, कुछ भी नहीं है मैथ में। 96 है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग ए, लॉग बी तथा लॉग सी क्या होगा? तो ये एक समानांतर श्रेणी में होगा, यानी पैरेलल सीरीज में। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 97 है कि यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाएँ 5x + 2 लेस देन 8x - 1 तथा 7x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 × x + 6, जहाँ x जो है वो रिलेशन बता रहा है n के साथ, तब समुच्चय क्या होगा? a और b के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट 98, यदि 2p/p² - 2p + 1 = 1/4 तो p + 1/p का वैल्यू क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 99, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन के 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात के जो गांधीनगर जिला है यहाँ है। यहाँ इफ्को का संयंत्र स्थापित है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।